हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज से अपन सीए इंटर ऑडिट का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक लाइन मैं आपसे बोलना चाहूँगा जो हर बार मैं बोलता भी हूँ और बोलता भी रहूँगा कि अगर आप ऑडिट या किसी और थ्योरी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे पाना चाहते हैं तो जितना ज़रूरी रीडिंग है उसको अंडरस्टैंड करना है, उतना ही ज़रूरी है राइटिंग। तो आप फोकस करें कि आप हर एक बात को लिख कर देखें। आप लिखेंगे तो आपका लैंग्वेज भी इम्प्रूव होगा और कंटेंट भी आपके माइंड में याद रहेगा। ठीक है, आइए तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि आज इस लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट हम जानेंगे मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। है ना, AE लिख रहा हूं शॉर्ट में, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। सेकेंड अपन समझेंगे फीचर्स ऑफ या की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, थर्ड अपन समझेंगे फीचर्स नहीं, इसको फंक्शंस बोलना है, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज डन बाय सिस्टम इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग होता है, क्या नेचर होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का। ठीक है, फिर अपन जानेंगे क्या की फीचर्स होते हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के। फिर अपन बात करेंगे कौन कौन से फंक्शंस और एक्टिविटीज़ हैं जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सिस्टम के माध्यम से होती हैं, है ना, सिस्टम का यूज़ करके होती हैं। फिर अपन समझेंगे रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, AE ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, कौन कौन सी रिस्क हैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। फिर अपन बात करेंगे इम्पैक्ट ऑफ रिस्क या फिर IT रिलेटेड रिस्क, IT रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट। तो ये 5 हेडिंग्स हैं जो अपन को इस लेक्चर में डिस्कस करनी है। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का क्या मीनिंग होता है, क्या की फीचर्स होते हैं, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सिस्टम के माध्यम से कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं, फिर क्या रिस्क है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। ठीक है, और उन रिस्क से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा ऑडिट पर। जैसे अपन सिंपल बोल सकते हैं कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आने से कुछ रिस्क बढ़ जाएंगी, तो रिस्क बढ़ जाएंगी तो उससे क्या हमारे ऑडिट पर भी कोई इम्पैक्ट होगा, है ना, वो सब हमें जानना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक और बात, आप अच्छा होगा यदि आप हर एक टॉपिक में स्टार्टिंग में सारी हेडिंग्स लिख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपको पूरे टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, ताकि जब आप रिवाइज करें ना तो आप ऐसे डायरेक्टली हेडिंग देखकर खुद से बोलने का प्रयास भी कर सकते हैं। तो अभी मैंने ये 5 हेडिंग्स लिखी हैं जो हमें इस लेक्चर में पढ़नी है। इसके बाद और जो पढ़ेंगे तो हेडिंग्स में लिखते जाऊँगा। तो फर्स्ट पेज जो होगा हमारा हर एक चैप्टर का, उसमें हेडिंग्स ही लिखी होंगी कि हमें पढ़ना क्या क्या है, ताकि रिवाइज करने में आसान हो। ठीक है, आइए, अच्छा पेजेस इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, आइए तो फर्स्ट हेडिंग पर आ जाते हैं भाई। एक सेकेंड, और वो क्या है हमारी फर्स्ट हेडिंग, देखिए आप, मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, AE। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हेडिंग है। ठीक है, क्या होता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, है ना। तो अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो यूँ समझ लीजिए कि ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहाँ पर
जो भी एक्टिविटीज़ या फंक्शंस या ऑपरेशंस होते हैं वो सब सिस्टम्स की हेल्प से किए जाते हैं, तो उसको अपन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कहते हैं ना। तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, जहाँ पर चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं, आपको मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, आपको ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कम है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। सो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब जहाँ पर फंक्शंस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग और भी बहुत सारे काम हैं जो सिस्टम्स की हेल्प से किए जाते हैं, ठीक है। तो इसे आइए प्रॉपर कैसे लिखेंगे अपन, देखिए क्या कहलाता है ये। इट रिफर्स टू अ बिजनेस एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट, आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है। बिजनेस एनवायरनमेंट वेयर प्रोसेसेस, operations, accounting and decisions and decisions are being carried out by कंप्यूटर सिस्टम। मैं जो भी लिखूंगा आपके स्टडी मैथ का कंटेंट ही लिखूंगा, है ना, ताकि अपन मार्क्स अच्छे स्कोर कर सकें, और सिस्टमेटिक लिखूंगा तो आपको याद रखने में भी आसानी होगी, है ना। सो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट मतलब एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पर प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, डिसीजंस, मतलब ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज बीइंग कैरीड आउट बाय कंप्यूटर सिस्टम। मतलब एक ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पर बहुत सारी एक्टिविटीज, प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग वगैरह कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से की जाती है, उसे हम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट बोलते हैं, ठीक बात है, ओके। तो ये हो गई पहली बात। और क्या बताएंगे, आजकल 4 मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, उससे ज़्यादा के आते ही नहीं हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है, बस कीवर्ड्स प्रॉपर यूज़ करने हैं, ठीक है। तो सेकेंड हम लिखेंगे इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंफॉर्मेशन सिस्टम या फिर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एनवायरनमेंट, ठीक बात है। तो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को अपन आईटी एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, ओके। और आगे चलते हैं। इसकी सबसे खास बात है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का जो नेचर है वो कैसा है, यहाँ पर लेस मैनुअल इंटरवेंशन होता है, लोगों का काम कम है, सिस्टम्स का ज़्यादा है ना। सो लेस मैनुअल इंटरवेंशन, ठीक है। और अपन लिख सकते हैं एंड मोर सिस्टम ड्रिवन, है ना, मतलब सिस्टम से ज़्यादा काम होता है, ऐसा भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट डिपेंड्स, किस पर डिपेंड करता है, ऑन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन, ठीक है। मतलब ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट कितना कॉम्प्लेक्स होगा ये डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा ऑटोमेशन है, क्या सारे काम हमारे यहाँ सिस्टम से ही होते हैं या फिर कुछ गिने चुने काम ही सिस्टम से होते हैं। जैसे कुछ ऐसे बिजनेसेस हो सकते हैं जैसे अमेजोन या कोई भी ई कॉमर्स कंपनी है जहाँ पर ऑलमोस्ट हर काम ही सिस्टम से होना है, बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम उनका हो जाता है। पर अगर कोई ऐसा छोटा मोटा कंपनी जहाँ पर केवल अकाउंटिंग जैसा काम ही टेली में किया जाता है, बाकी सब एक्टिविटीज़ मैनुअली होती हैं, तो वहाँ पर जो आपका आईटी एनवायरनमेंट है या ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है वो सिंपल हो जाएगा, है ना, वो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं होगा। सो कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट किस बात पर डिपेंड करती है कि लेवल ऑफ ऑटोमेशन क्या है, कितना ज़्यादा हम सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। सो डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ऑटोमेशन। इसको अपन ऐसे बोल सकते हैं, इफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज मोर ऑटोमेटेड, अगर ज़्यादा ऑटोमेशन है, ठीक है, तो क्या होगा, इट विल बी मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ज़्यादा ऑटोमेशन होगा
तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ओके। सो ये हो गया हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, उसका नेचर क्या होता है। ठीक है, आप एक बार बोल कर देखिए। ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब होता है ऐसा बिजनेस एनवायरनमेंट जहां पर प्रोसेसेस, ऑपरेशंस, अकाउंटिंग, डिसीजंस, वो सब एक्टिविटीज़ कैरी करी जाती हैं सिस्टम्स की मदद से। ठीक है, फिर दूसरी बात मैंने क्या बताई कि इसको आईटी एनवायरनमेंट या इन्फॉर्मेशन सिस्टम एनवायरनमेंट भी कहते हैं। फिर मैंने बताया यहाँ पर लेस मैनुअल इंटरवेंशन होता है, मैनुअल इन्वॉल्वमेंट कम होता है। ठीक बात है, सिस्टम से ज़्यादा काम होता है। और कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा लेवल ऑफ ऑटोमेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक बात है, ओके। सो दिस वाज आवर मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ओके, अब चलते हैं अपन अपनी सेकेंड हेडिंग पर। ठीक है, सेकेंड हेडिंग हमारी क्या थी भाई? फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, एक सेकेंड। सेकेंड हेडिंग क्या है भाई हमारी? फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ एई, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ऐसा समझिए ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में खास बातें क्या हैं? खास बातें ये हैं कि जो काम पहले अपन मैनुअली जाकर करते थे, अभी वो अपन सिस्टम की हेल्प से करते हैं, तो उससे बहुत सारे फायदे हो गए एक तरीके से। तो वो क्या क्या फायदे हैं अपन उसे ऐसा भी बोल सकते हैं, या ये समझ लीजिए कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में क्या क्या स्पेशल थिंग्स होती हैं, कौन कौन सी खास बातें होती हैं, है ना। जैसे कि आप समझिए कि पहले अपन बैंक खुद जाकर पैसा निकालते थे, आजकल हम एटीएम या फिर दूसरे और गूगल पे और दुनिया भर की चीज़ें चल गई हैं जहाँ से हम ईजी वे में पैसा मतलब रिसीव कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, ऐसा अपन बोल सकते हैं ना। तो आप नॉर्मली जानते हैं कि क्या आईटी एनवायरनमेंट की खास बातें होती हैं, है ना। जैसे कि देखिए, सबसे पहली बात जो है वो क्या है, देखिए आप, फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस, फास्टर बिजनेस ऑपरेशंस। आप बस एक एग्जांपल दिमाग में बिठा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। आप पहले बैंक खुद जाकर पैसा निकालते थे, अभी आप एटीएम से निकाल सकते हैं या फ़ोन से डायरेक्टली पेमेंट या रिसीव कर सकते हैं। तो देखिए इससे फ़ायदे क्या क्या हुए, काम फास्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो फास्टर बिजनेस ऑपरेशन, है ना। और क्या क्या हुआ वो आपको सोचना है, ठीक है, और वही आपको लिखना है। तो एक्यूरेसी इन डेटा प्रोसेसिंग, अभी गलती होने का चांसेस है ना वो बहुत कम हो गया है। क्यों कम हो गया है? पहले ह्यूमन काम करता था, अब जहाँ ह्यूमन काम करेगा तो वहाँ ह्यूमन एरर का भी चांसेस होगा, पर अभी ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट कम हो गया है, तो एक्यूरेसी लेवल बढ़ गया। सिस्टम नॉर्मली गलती नहीं करता, जैसा प्रोग्रामिंग करा है वैसे ही वो हर बार एक्ट करता है। ठीक बात है, तो कभी क्लरिकल एरर्स हैं, मैथमेटिकल एरर्स हैं, वो नहीं होते हैं। ठीक है, तो भाई पहला काम क्या हो गया है कि बिजनेस ऑपरेशंस फास्ट होने लगे। सेकेंड थिंग क्या है? एक्यूरेसी बढ़ गया है। थर्ड थिंग और क्या फ़ायदा हुआ है? एबिलिटी टू प्रोसेस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा। अब आप समझिए जितनी भी ई कॉमर्स कंपनी है वहाँ पर सोचो आप करोड़ में ट्रांजैक्शन प्रोसेस करने होते हैं। क्या आप मैनुअली प्रोसेस कर सकते थे करोड़ ट्रांजैक्शन इन अ डे? नहीं कर सकते थे। पर जब से सिस्टम्स का ज़माना आया है, आईटी का ज़माना आया है, तो ये सब चीज़ें बहुत प्रॉपर हो गई हैं, बहुत ईजी वे में नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कितने भी ज़्यादा हों हैंडल करे जा सकते हैं। ठीक बात है। या ऐसा समझ लीजिए कि आप बैंक में जाकर अगर एक आदमी पैसे निकलवाने जाता है तो उसको 15 मिनट लगता है या 10 मिनट लगता है सपोज, तो सोचो आप दिन भर में कितने लोग पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं, आप आराम से उंगली पर गिन सकते हैं। पर अगर आप एटीएम की बात करें, अदरवाइज कोई और एप्लीकेशन के माध्यम से बात करें, तो आप हज़ारों लाखों ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक बात है। तो पहला काम क्या हो गया भाई? फास्टर बिजनेस ऑपरेशन। दूसरा, एक्यूरेसी बहुत बढ़िया हो गया है। फिर नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा प्रोसेस किए जा सकते हैं। फिर और अपन क्या बोल सकते हैं? बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल। सिक्योरिटी कितनी बढ़िया होती है, बिना पासवर्ड पिन के आप पैसे नहीं निकाल सकते हो। ठीक बात है। फिर ओटीपी वाला सिस्टम भी चलता है। तो ऐसे सिस्टम्स हो गए कि पूरी तरह से आपका पैसा आपके कंट्रोल में है, आपकी बिना परमिशन के कोई आपका पैसा आपसे नहीं ले सकता है या नहीं छीन सकता है ना। तो सिक्योरिटी प्रॉपर हो गई है। आप एटीएम में भी पैसा निकाल ले जाते तो पिन, फिर अगर कोई मान लो एटीएम आपका सब चोरी भी हो जाता है, कोई और जाकर निकालेगा तो क्या होगा? एक दो बार वो 2-3 बार गलत डालेगा, ब्लॉक ही हो जाएगा, है ना। फिर उसमें कुछ लिमिट्स होती है कि 20,000 से ज़्यादा विड्रॉ कर ही नहीं सकते। तो अगर कोई बड़ा फ्रॉड भी होगा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि 20,000 से ज़्यादा एक बार में विड्रॉ होनी नहीं है एक दिन में, तो बड़ा फ्रॉड हो ही नहीं सकता, है ना।
तो बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही EIS पढ़ते हैं आप, तो आपने बहुत अच्छे लेवल पे IT पढ़ा हुआ है, आपको मुझसे ज़्यादा नॉलेज होगा, है ना। मैं तो बस एक जनरल बातें बता रहा हूँ देखा जाए तो, है ना, ऑडिट से रिलेटेड। ओके, सो बेटर सिक्योरिटी एंड कंट्रोल्स, और क्या है भाई आपका, प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। बताइए, आप पैसे निकालने जाते हैं, जैसे ही आप पैसे निकालते हैं 2 मिनट के अंदर आपके पास मैसेज आ जाता है कि कितना आपका बैलेंस बचा हुआ है, कितना आपने विड्रॉ करा है, तो इससे ज़्यादा लेटेस्ट और क्या होगा, है ना। सो प्रोवाइड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। और क्या है भाई, लेस प्रोन टू ह्यूमन एरर्स, ह्यूमन एरर्स का चांसेस अब कम हो गया है, क्योंकि ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है ना, अब ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट ही कम हो गया तो एरर्स कैसे होंगी, ठीक बात है। इसके अलावा अपन बोल सकते हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन ऑफ डेटा, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है आज वो पूरी तरह से इंटरलिंक होता है। इंटीग्रेशन का फीचर कितना बढ़िया है, आप समझिए जैसे सपोज स्टोर डिपार्टमेंट में माल खत्म हो गया है, तो जैसे ही खत्म होगा ना तो अपने आप वो परचेज डिपार्टमेंट पर इन्फॉर्मेशन पहुंचा देगा कि माल खत्म हो गया है ना। और कभी कभी तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई ROL से कम माल है, तो हो सकता है परचेज डिपार्टमेंट से अपने आप ऑर्डर प्लेस भी हो जाए, है ना। ROL सुना होगा आपने, रीऑर्डर लेवल, तो रीऑर्डर लेवल से कम माल हुआ तो हो सकता है ऑटोमेटिक ऑर्डर प्लेस हो जाए, अगर आप ऐसा सिस्टम चाहते हो तो ये भी हो जाएगा, है ना। सो इंटीग्रेशन भी कितना बढ़िया हो गया है, मतलब चीज़ें आपस में लिंक हो चुकी हैं, सारे डिपार्टमेंट आज एक ऑर्गेनाइजेशन के इंटरलिंक होते हैं, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन आप एक जगह अपडेट करोगे तो दूसरी जगह भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर दी फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आया है 4 नंबर का, है ना। तो देखिए क्या क्या हो गया है, एक तो काम फास्ट हो गया है, बताइए, फास्टर एनवायरनमेंट हो गया है, एक्यूरेसी बढ़ गया है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा प्रोसेस किया जा सकता है, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया हो गया है, इन्फॉर्मेशन एकदम लेटेस्ट वाला मिल जाता है, फिर ह्यूमन एरर्स के कम चांसेस हैं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ डेटा या डिपार्टमेंट्स अपन ऐसा बोल सकते हैं, इंटरलिंकिंग बहुत बढ़िया हो गया है, ERP लगा दो तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन आपस में इंटरलिंक हो जाता है, ठीक है। तो आपको अगर फीचर्स याद ना है तो आप एक कोई भी सिंपल सा एग्जांपल दिमाग में रखना कि यार हम बैंक से पैसे निकालने जाते हैं, बैंक की जगह हम ATM से निकालें या ऐप जो एप्लीकेशंस होती है उनका यूज़ करें, तो क्या क्या फ़ायदे होंगे, बस वही फ़ायदे आपको यहाँ पर लिखना है। एक्यूरेसी बढ़ जाएगा, इन्फॉर्मेशन लेटेस्ट मिलेगा, जल्दी काम हो जाएगा, सिक्योरिटी बहुत बढ़िया रहेगा, है ना, ये सब बातें हो जाएंगी, ह्यूमन एरर्स नहीं होंगी, इस टाइप की चीज़ें। ओके, सो फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हमारा सेकेंड हेडिंग यही था। अब हम बढ़ते हैं अपनी थर्ड हेडिंग पर। थर्ड हेडिंग हमारा क्या था, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज डन बाय सिस्टम इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। देखिए भाई थर्ड हेडिंग पर आ जाते हैं, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज डन बाय सिस्टम इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। जैसे ऑडिटर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में ऑडिट करने जाता है तो एटलीस्ट उसे ये तो पता होना चाहिए कि यार सिस्टम से कौन कौन से काम यहाँ पर होते होंगे। जैसे आप किसी बैंक का ऑडिट करने गए तो वहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि यार कौन कौन से काम है जो सिस्टम से हुए होंगे, या किसी और कंपनी में आप जाते हैं तो आपको वहाँ का ऑडिट करना है और आपने देखा कि यार वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है, ऑलमोस्ट हर एक काम ही IT के यूज़ से हो रहा है, IT के हेल्प से हो रहा है। तो ऐसे केस में पहले आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि यार कौन कौन से काम हैं जो सिस्टम से हो रहे होंगे, है ना, क्योंकि फिर जो काम सिस्टम से हो रहे होंगे उन्हीं को तो आपको चेक करना पड़ेगा, फिर आपको सिस्टम भी चेक करना पड़ेगा, उसका डेटा भी चेक करना पड़ेगा और भी बहुत सारी बात, मतलब बाद में ऑडिट की बात आएगी। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टम कर कौन कौन से काम रहा है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है ना। ओके, तो देखिए भाई कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं। सबसे पहला है कंप्यूटेशंस एंड कैलकुलेशंस, ऑटोमेटिकली होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए भाई कि आज सिस्टम का यूज़ आप कर रहे हैं तो आपको कोई चीज़ को कंप्यूट या कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो टैक्स हो या बैंक इंटरेस्ट हो या कोई और चीज़ हो, कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है। आपको केवल डेटा इंसर्ट करना है, कैलकुलेशन कंप्यूटेशन खुद से हो जाएगा। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। तो फिर इससे क्या होगा, ऑडिट पर क्या इंपैक्ट आएगा कि यार अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो आपने बताया कि अब सिस्टम से तो कंप्यूटेशन कैलकुलेशन अपने आप ही हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो फिर अगर गलती से प्रोग्रामिंग गलत हुआ तो फिर तो सब कुछ गलत हो जाएगा। जैसे भाई 2 और 2 4 होना चाहिए, अभी आपने प्रोग्रामिंग कर दिया 2 और 2 5 आना चाहिए, ऐसा अगर आपने प्रोग्रामिंग कर दिया तो फिर तो कैलकुलेशन भाई सिस्टम तो वही कैलकुलेट करेगा ना जैसा उसका प्रोग्रामिंग हुआ है ना, तो गड़बड़ हो जाएगा। सो पहली बात क्या काम करता है सिस्टम, कंप्यूटेशन और कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाते, आपको उसमें कुछ भी करने का जरूरत नहीं है।
इसके अलावा और क्या होता है? अकाउंटिंग एंट्रीज, अकाउंटिंग एंट्रीज आर पोस्टेड ऑटोमेटिकली। अकाउंटिंग एंट्री अपने आप पोस्ट हो जाती है। आप जर्नल एंट्री करिए लेजर में, अपने आप पोस्ट हो जाएगी, है ना। सो ऑटोमेटिकली हो जाता है ये काम, ठीक है। तो यहां लिख देता हूं जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग हो जाना, ठीक बात है। इसको मैं लिख देता हूं जर्नल टू लेजर, ठीक है। और यहां पर अपन बोल सकते हैं बैंक इंटरेस्ट, बैंक इंटरेस्ट का कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है, ठीक है। मतलब रेट प्रोग्राम के अंदर इंसर्ट कर दी जाती है, तो वो रेट से कैलकुलेशन हो जाता है और अपने आप इंटरेस्ट आपका हो जाता है, आ जाता है। मतलब डिपॉजिट होना है, मतलब क्रेडिट होना है या डेबिट होना है, जो भी होना है वो हो जाता है, ठीक है। तो दो काम है भाई, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन अपने आप हो जाता है ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में, अकाउंटिंग एंट्री अपने आप पोस्ट हो जाती है, ठीक बात है। और क्या होता है? बिजनेस पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल्स, इंक्लूडिंग internal controls are applied automatically, ठीक है। तो क्या मतलब हुआ? इंटरनल कंट्रोल अपने आप लग जाते हैं। जैसे आपने पिन या पासवर्ड दे दिया है किसी फिस, सपोज आपने किसी आपके यहाँ जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपने उनको पिन या पासवर्ड देकर रखा है कि आप इसको इंसर्ट करने के बाद ही आप उसे ओपन कर सकते हैं। तो आप बताइए क्या कोई और ओपन कर सकता है उसको? नहीं, जब तक आपको पिन या पासवर्ड पता नहीं होगा आप ओपन कर ही नहीं पाएंगे सिस्टम को, है ना। सो ये सब चीज़ें अपने आप हो जाती हैं उसमें, ठीक बात है। या फिर आप देखिए कि आप कभी सपोज कोई कस्टमर है, वो कुछ खरीदने आता है तो कार्ड देता है अपन को, है ना। अपन उसको कार्ड स्वैप करते हैं तो अपन अपने सिस्टम में पहले से लिमिट डला है कि क्रेडिट लिमिट इतना है, इससे ज़्यादा इसको क्रेडिट नहीं दे सकते हैं सपोज। तो अगर क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रहा होगा ना, सपोज अपन उसको 50,000 का माल ऑलरेडी उधार दे चुके हैं और 1 लाख से ज़्यादा हम किसी को उधार देते नहीं हैं, तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? डिक्लाइन हो जाएगा कि यार अब मान लो वो 60,000 का माल मांग रहा है और 50,000 का ऑलरेडी खरीद चुका है, तो अभी तो 1 लाख क्रॉस हो जाएगा, तो हो सकता है कि डिक्लाइन कर दे, है ना। तो आपको फिर कम करना पड़ेगा अमाउंट। सो क्रेडिट लिमिट अपने आप चेक हो जाती है, आपको कुछ नहीं करना, आप तो कार्ड स्वैप करेंगे अपने आप डिक्लाइन हो जाएगा अगर क्रेडिट लिमिट क्रॉस हो रही होगी तो, है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। सो क्रेडिट लिमिट अपन यहाँ पर बोल सकते हैं अपने आप चेक हो जाती है, कस्टमर क्रेडिट लिमिट, है ना, कस्टमर क्रेडिट लिमिट, ओके। और आगे चलते हैं भाई, रिपोर्ट्स यूज्ड इन बिजनेसेस आर प्रोड्यूस्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप बताइए क्या रिपोर्ट आपको अलग से बनानी पड़ेगी? कई बार ऐसा होगा जब आपको कोई पर्टिकुलर रिपोर्ट बनानी नहीं पड़ेगी, अपने आप बन जाएगी। जैसे कि आपने एजिंग शेड्यूल सुना है, एजिंग शेड्यूल जो डेटर्स का होता है। सपोज आपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है कि कौन से डेटर्स हैं जिन्होंने 10 दिन के अंदर पैसा दिया, कौन से डेटर्स हैं जिन्होंने 50 दिन के अंदर पैसा दिया, कौन से डेटर्स हैं जिन्होंने 100 डेज के अंदर पैसा दिया, कौन से डेटर्स हैं जिन्होंने अभी तक दिया ही नहीं, उनका ड्यू डेट निकल चुका है। ऐसा पूरा शेड्यूल एज वाइज आप वो शेड्यूल बनाना चाहते हैं डेटर्स का, तो वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। आपको बस फिल्टर लगाना है कि आप क्या चाहते हैं, किस टाइप का शेड्यूल चाहते हैं, शेड्यूल बनकर आ जाएगा, रिपोर्ट बनकर आपके सामने आ जाएगी कि किस कस्टमर का क्या स्टेटस अभी चल रहा है ना। तो कितना बढ़िया सिस्टम है ये, ओके। सो रिपोर्ट ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। ये सब चीज़ें ऑडिटर को पता होनी चाहिए कि क्या क्या काम अपने आप हो रहा है ना, तभी तो हम उसको चेक कर पाएंगे। कोई भी काम है अगर उसको आप अच्छे से करना चाहते हो तो, या चेक करना चाहते हैं, समझो अगर आप किसी काम को चेक करना चाहते हैं तो पहले आपको खुद आना चाहिए वो, ठीक है। आप उसे समझ सकें अच्छे से कि अंडरस्टैंडिंग फर्स्ट होती है, उसके बाद फिर चेकिंग आती है, ठीक है। बिना अंडरस्टैंड करे आप किसी चीज़ को चेक नहीं कर सकते हैं, ओके। फिर आता है यूजर एक्सेस एंड security are controlled by assigning
सिस्टम रूल्स टू यूजर्स। ठीक है, इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ का। ठीक है, ये सब एग्जांपल आपके बुक में ही लिखे हैं। ठीक है, अब समझिए सिक्योरिटी कैसे बनती है, मतलब कैसे सिक्योरिटी कैसे लगाते हैं अपन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। तो ऐसा होता है कि यार अपन ने क्या करा, मान लो सिस्टम एक ही है, अब उस सिस्टम पर 4 लोगों को काम करना है, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हैं कि हर एक पर्सन को एक्सेस कितना मिलेगा वो आप डिफाइन कर सकते हैं। कोई एक पर्सन है जो केवल एक ही काम कर सकता है, उसके ऊपर वाला है वो 3 काम कर सकता है, उसके और ऊपर वाला है वो 100% एक्सेस कर सकता है ना। तो इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। अगर आपको एक्सेस की बात है, और एक्सेस में एक और बात है कि एक्सेस करने के लिए आपको पासवर्ड लगेगा ही, पिन लगेगा ही, या 2 लोगों का जैसे थंब इम्प्रेशन लगना है, या कुछ इस टाइप से चीज़ें हो सकती हैं। तो बहुत सारी सिक्योरिटी हैं जो आप सिस्टम से ही होती हैं, है ना। सो यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी आर कंट्रोल बाय असाइनिंग सिस्टम रूल्स टू यूजर। सिस्टम रूल्स टू यूजर मैंने क्या बताया कि एक इंसान को बता दिया कि तुम्हारा इतना काम है, और उसके लिए उसको पासवर्ड दे दिया, तुम इतना ही एक्सेस कर सकते हो। उसके ऊपर जिसका रोल और बड़ा है तो उसको उस हिसाब से एक्सेस दे दिया, है ना। ऐसा चलता है वो। तो भाई देखो क्या क्या काम है जो सिस्टम कर रहा है, कौन कौन सी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ हैं जो सिस्टम कर रहा है। ये केवल एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो जैसे फर्स्ट क्या हो गया, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन अपने आप होता है, कंप्यूटेशन कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, अकाउंटिंग एंट्री अपने आप पोस्ट हो जाती है। अपन उन चीज़ों पर ज़्यादा बात कर रहे हैं जो ऑडिट से रिलेटेड है ना। फिर बिजनेस पॉलिसी प्रोसीजर्स अपने आप अप्लाई हो जाती हैं, कस्टमर क्रेडिट लिमिट अपने आप चेक हो जाती है, फिर रिपोर्ट्स अपने आप बन जाती हैं, डेटर की एजिंग शेड्यूल वाली रिपोर्ट अपने आप बन जाती है। फिर यूजर एक्सेस एंड सिक्योरिटी, आप अलग अलग लोगों को अलग अलग रूल्स असाइन कर सकते हैं और उनको अलग अलग पासवर्ड दे सकते हैं। ठीक बात है। तो इसमें सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़, जिसको जितना काम दिया उसको उतना एक्सेस अपन दे देंगे, बोलते हैं ना जितना रिस्पॉन्सिबिलिटी उतना राइट है ना। ओके, सो ये सब क्या है, ये सब है वो फंक्शन एक्टिविटीज़ जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में सिस्टम की हेल्प से की जाती हैं। ठीक है, सिस्टम की हेल्प से की जाती हैं। ओके, चलो और आगे बढ़ते हैं इसी में। अब समझिएगा, तो ये सब काम काहे से हो रहे थे, सिस्टम से हो रहे थे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में। अब देखिए क्या होगा, ऑडिटर को इन सब की अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो ये भी लिख देता हूँ, है ना। ऑडिटर को क्या करना पड़ेगा, नीड टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस of these IT systems, these activities लिख रहा हूँ, है ना, these activities and functions performed by IT system। तो ये ऊपर जो भी लिखा है ना, इन सब की अंडरस्टैंडिंग आपको लेनी पड़ेगी। यार तुम ऑडिट करने जाने वाले हो तो तुमको तो आइडिया होना चाहिए पहले कि क्या क्या काम यहाँ पर सिस्टम से हो रहा है, तभी तो आप उनका जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट है उसको आप चेक कर पाओगे, है ना। और अकॉर्डिंगली आप जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट या डेटा चेक करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, है ना। इसके अलावा एक और बात, ये थोड़ा सा अलग टाइप की बात है, देखिए क्या है। इट इज़ ट्रू दैट, है ना, ये जो भी मैं लिखवा रहा हूँ मैं आपके इस हिसाब से लिखवा रहा हूँ कि आप एग्जाम में कैसे आंसर लिखेंगे, तो उस तरीके से पूरा बता रहा हूँ, है ना। इट इज़ ट्रू दैट, क्या सही है भाई, यूज ऑफ IT सिस्टम्स। आधी बातें तो बेटा आपको लिखते लिखते ही याद हो जाएंगी और समझ में आ जाएंगी। ठीक है, मेक ऑपरेशंस मोर एक्यूरेट, रिलायबल एंड इफेक्टिव। ठीक है, बट इट ऑल्सो इंट्रोड्यूस, क्या इंट्रोड्यूस करता है, न्यू IT रिलेटेड रिस्क। ठीक है, विच need to be considered और assessed बोल सकते हैं अपन, assessed and addressed by मैनेजमेंट।
तो भाई अपन का ये कहना है कि ये सच है कि जब से ये आईटी एनवायरनमेंट आया है, ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट आया है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। हर चीज़ एक्यूरेट होने लगा है, रिलायबल होने लगा है, इफेक्टिव एफिशिएंट तरीके से काम होने लगा, ये सब सही है, बहुत फ़ायदे हैं। पर साथ में ये भी ध्यान रखिए कि आईटी के आने से बहुत रिस्क भी बढ़ गई है। आज समझिए, आज आप यहाँ बैठे बैठे किसी को पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, भले चाहे वो 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, ठीक है, या आप उससे पैसे मांग सकते हैं, अपने पास रिसीव कर सकते हैं, ये फ़ायदा है। लेकिन रिस्क ये भी है कि हो सकता है आज यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर बैठा इंसान आपके अकाउंट से पैसे विड्रॉ कर ले, हैक कर लिया जाए आपका अकाउंट। कितनी सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हो जाती हैं कई बार, है ना। तो जैसे कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी है ना। सो लास्ट पॉइंट में क्या लिखा कि ये सच है कि आईटी सिस्टम के कुछ फ़ायदे हैं पर साथ में कुछ रिस्क भी हैं, ठीक है, कुछ आईटी रिलेटेड रिस्क भी हैं जो मैनेजमेंट को समझने होंगे। तो देखो, अपन 3 बातें पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अपन ने जाना कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट होता क्या है, उसका नेचर कैसा होता है। फिर अपन ने क्या जाना कि ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के की फीचर्स क्या होते हैं, खास खास बातें बताइए, है ना। फिर अपन ने बात करी कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में अपने आप हो जाती हैं, सिस्टम से हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें लास्ट पॉइंट क्या आया कि यार कुछ रिस्क भी होती हैं। इतने सारे फ़ायदे हैं, इतने सारे काम अपने आप हो जाते हैं, ये तो अच्छी बात है, पर कुछ रिस्क भी है, आईटी रिलेटेड रिस्क। तो अपन अब उसी पर मूव करने वाले हैं ना। चैप्टर कनेक्टेड है पूरा, है ना, जो भी बातें होंगी एकदम सीक्वेंस में होंगी। ओके, सो 4th हेडिंग अपन ने क्या लिखा था, रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। सो हेडिंग लिख देते हैं यहाँ पर, 4th हेडिंग है ये, ठीक है। 4th हेडिंग, रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, एई। कौन कौन से रिस्क हैं जो ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट में होती हैं। और ये क्वेश्चन तो एग्जाम में भी 2 बार आ चुका है, तो इसका मतलब बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा। और हाँ, आजकल ऐसा बहुत होने लगा है कि हो सकता है सपोज आपको लगा कि कोई क्वेश्चन लास्ट एग्जाम में आया है तो अब नहीं आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं हर बार पेपर्स को मैच करता हूँ, तो ऐसी चीज़ें बहुत बार देख चुका हूँ मैं, है ना। तो आपको तो सब पढ़ना है, ओके। सो रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, आइए देखते हैं क्या क्या रिस्क हैं आपके लिए आईटी एनवायरनमेंट में। सबसे पहले देखिए, इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। डेटा गलत प्रोसेस कर रहे हैं आप, जैसा प्रोसेस होना चाहिए वैसे प्रोसेस नहीं हो रहा है, डेटा गलत प्रोसेस हो रहा है। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा और प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा, ठीक है, प्रोसेसिंग इनएक्यूरेट डेटा। अभी आप कितना भी सही प्रोसेसिंग करो, जब डेटा ही गलत होगा तो आउटपुट तो गलत आना ही है, आउटकम तो गलत आना ही है, समझे आप बात को। सो पहला रिस्क क्या है कि हो सकता है डेटा का प्रोसेसिंग गलत हो, या हो सकता है कि प्रोसेसिंग सही हो पर डेटा गलत इंसर्ट हो गया था, इनपुट ले लिया था, है ना, ठीक है। सो इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। दूसरा क्या हो सकता है भाई बताइए आप, डेटा चेंजेस, है ना। सो डायरेक्ट डेटा चेंजेस, ठीक है, जैसे अपन बोलते हैं बैक एंड चेंजेस, है ना। तो भाई आपके सिस्टम में किसी ने जो बैक एंड होता है उसी में जाके चेंज कर दिया, मास्टर फाइल कोई चेंज कर दिया, प्रोग्रामिंग कोई बदल दिया, है ना, ऐसा होगा तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क हो गया यार, है ना। सो कोई भी आपके डेटा को चेंज कर सकता है, ये रिस्क है। फिर तीसरा और क्या हो सकता है भाई, लॉस ऑफ डेटा। हो सकता है कोई सिस्टम हैक कर ले आपका, ठीक बात है, सिस्टम हैक कर ले और पूरा डेटा ले जाए, है ना, ऐसा हो सकता है। इसके अलावा कभी अगर आपने बैकअप नहीं रखा है और सिस्टम में कोई फिजिकल उसको नुकसान पहुंचता है तो भी नुकसान हो सकता है, तो ये भी दिक्कत है ना। या कभी करप्ट हो जाना हार्ड डिस्क का तो भी डेटा लॉस हो सकता है ना। हालांकि उसके सॉल्यूशंस हैं, पर अपन तो बात कर रहे हैं रिस्क क्या क्या है, फिर उसके जो मिटिगेटरी मेजर्स हो सकते हैं वो एक अलग बात है ना। सो लॉस ऑफ डेटा। इसके अलावा अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा, ठीक है, अनऑथोराइज्ड एक्सेस टू डेटा। तो हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन डेटा को एक्सेस कर जाए जो ऑथोराइज ही नहीं है, ठीक बात है, कोई बाहर का पर्सन आके आपके सिस्टम को एक्सेस करके आपकी जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी उसको एक्सेस कर गया, है ना। सो देखो आप क्या क्या आपको कॉमन दिख रहा है, डेटा 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 के साथ क्या क्या झोल हो सकता है, क्या क्या नुकसान पहुंचाया जा सकता है डेटा को, बताइए आप,
ये 4 पॉइंट तो डेटा से कनेक्टेड है। क्या क्या हो सकता है बताइए आप? डेटा की गलत प्रोसेसिंग हो जाना, डेटा का लॉस्ट हो जाना, डेटा को कोई चेंज कर देना, डेटा को कोई अनऑथराइज पर्सन एक्सेस कर देना। तो आप खुद समझ सकते हो कि आपका डेटा रखा है, आपको क्या डर लग रहा है कि उसके साथ क्या क्या हो सकता है। हो सकता है उसको कोई चोरी कर ले, कोई अनऑथराइज पर्सन उसको एक्सेस कर ले, हो सकता है वो लॉस्ट हो जाए और उसका बैकअप नहीं है अपने पास, है ना। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है डेटा अपन ने इनपुट करा उसकी प्रोसेसिंग गलत हो जाए, ऐसे। फिर अपन और आगे मूव करते हैं, और कुछ पॉइंट हैं देखिए। एक्सेसिव एक्सेस, प्रिविलेज्ड एक्सेस भी सुना होगा आपने, ऐसा कुछ है ना। तो इसका मतलब होता है जितना हमने आपको एक्सेस दिया है सिस्टम पर, सपोज आपसे बोला कि ये 3 वर्क ही आप कर सकते हैं, आप उसके ऊपर जाकर एक्सेस कर रहे हो, कुछ ऐसे कामों को एक्सेस कर रहे हो जिनका राइट हमने आपको दिया ही नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। सो एक्सेसिव एक्सेस। और क्या हो सकता है भाई? अनऑथोराइज, अनऑथोराइज चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम। कोई आपके सिस्टम को आपसे बिना पूछे चेंज करके चला गया, प्रोग्रामिंग ही चेंज करके चला गया। ठीक बात है। जैसे एक सपोज एक राउंड डाउन करके फ्रॉड हुआ था, आपने सुना होगा, जिसमें ऐसा हुआ था कि जो जैसे होता ना कि फुल डिजिट है, सपोज 10.25 है, तो वो 25 को राउंड ऑफ कर देता था। इस टाइप से चीज़ें होना, है ना। तो कोई प्रोग्रामिंग को ही चेंज कर दिया, तो अपने आप ऐसा हो रहा है कि जो भी डेसिमल फिगर है वो राउंड ऑफ हो रहे हैं, है ना। सो अनऑथराइज चेंजेस टू सिस्टम्स और प्रोग्राम्स। और क्या हो सकता है भाई? फेलियर to make changes when, या इन प्रोग्राम्स लिख देता हूँ, changes to programs when required। तो हम कभी अपने सिस्टम में चेंज करना चाहते हैं, अभी वो चेंज हम कर ही नहीं पा रहे हैं। सपोज जीएसटी का रेट चेंज हो गया है, या इनकम टैक्स का रेट चेंज हो गया और नया रेट हमको इंसर्ट करना है, तो अभी नया रेट इंसर्ट हम कर ही नहीं पा रहे, प्रोग्राम में चेंज ही नहीं हो पा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है ना। तो देखो यार, इसमें क्या हुआ है, इस वाले पॉइंट में देखो आप, इसमें कोई जो जिसे चेंज नहीं करना चाहिए प्रोग्राम में, वो चेंज करके जा रहा है। एक तो ये टेंशन है, और इसमें क्या हो रहा है, हम साला चेंज करना चाहते तो हम चेंज कर नहीं पा रहे, तो दोनों ही प्रॉब्लम है ना। जो चेंज जिसको चेंज नहीं करना चाहिए वो हमारे प्रोग्राम को चेंज करके जा रहा है, और हम चेंज करना चाहते हैं, हम चेंज कर नहीं पा रहे, तो ये भी प्रॉब्लम है ना, ये भी रिस्क है। सो ये तीनों पॉइंट अदरवाइज लिख दे रहा हूं मैं इनको, है ना। ये भी आपको ध्यान में रखने हैं। वैसे तो 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, पर ठीक है, अब सिंस इनका बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होता है, तो अच्छा होगा कि आप 6-7 पॉइंट जरूर लिखें, है ना। सो देखो, डेटा के साथ क्या क्या हो सकता है? इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सकता है डेटा का, लॉस ऑफ डेटा हो सकता है, फिर अनऑथराइज एक्सेस कर सकता है, कोई अनऑथराइजली एक्सेस कर सकता है आपके डेटा को, है ना। फिर कोई डेटा को चेंज कर सकता है, तो अनऑथराइजली एक्सेस करेगा तो चेंज भी कर सकता है और उसको नुकसान भी पहुंचा सकता है ना। फिर कोई एक्सेस कर रहा है, फिर कोई आपके प्रोग्राम में चेंज कर रहा है जो अनऑथराइज है, फिर आप चेंज करना चाहते हो पर चेंज नहीं कर पा रहे हो, है ना। ये सब चीज़ें। ओके, सो दीज वर रिस्क इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। ठीक है, ओके, अब चलते हैं अपनी 5th हेडिंग पर। तो आज की लास्ट हेडिंग, और वो क्या है? इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट। ठीक है, ये इंपोर्टेंट पॉइंट है, अगेन ध्यान दीजिए। इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट। कैसे लिखेंगे अब यहाँ पर? तो एक काम करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं ऑडिट। ठीक है, तो इम्पैक्ट ऑफ आईटी रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट। ऑडिट पर क्या फर्क पड़ेगा? आपने रिस्क भी समझ ली कि यार ये रिस्क होती हैं, अब इन रिस्क से क्या प्रभाव पड़ेगा आपके ऑडिट पर, क्या क्या अब आपको बदलना होगा, कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो आइए देखते हैं, समझिएगा इम्पैक्ट क्या होगा। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होगा? ठीक है, 3 चीज़ों पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। ठीक है, तो ये 3 एरो मैंने निकाल दिए। ठीक है, सबसे पहले ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट। आपने ये वर्ड सुना होगा, है ना। अपन ने ऑडिट प्रोसीजर्स पढ़ी थी, है ना, कंप्लायंस प्रोसीजर, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, है ना, ये सब अपन ने बहुत अच्छे से सुना हुआ है। सो सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर क्या होता था? जिसमें हम एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते थे, है ना।
ठीक है, जिसके अंदर टेस्ट ऑफ डिटेल आता था, है ना, एनालिटिकल प्रोसीजर्स वगैरह आता था, है ना। खैर मैं उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। सो देखिए, ऑन सब्सटेंटिव ऑडिट, फिर ऑन कंट्रोल्स, आप कंट्रोल्स भी चेक करते हैं ना, कंप्लायंस प्रोसीजर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ऑन रिपोर्टिंग, ठीक है, ऑन रिपोर्टिंग। तो सबसे पहले तो आप बताइए कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं या सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं। ऑब्वियसली पहले हम कंप्लायंस प्रोसीजर लगाते हैं। कंप्लायंस प्रोसीजर में हम कंट्रोल्स को चेक करते हैं, उसके बाद हम जाते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर, जिसमें हम क्या करते हैं, हम बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्चुअली चेक करते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल के माध्यम से या फिर एनालिटिकल प्रोसीजर के माध्यम से, और फाइनली हम क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। तो देखा जाए तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा सेकेंड पॉइंट है और ये थर्ड पॉइंट है ना, पर ठीक है मैंने लिख दिया ऐसे। तो फर्स्ट कंट्रोल चेक करते हैं, फिर सब्सटेंटिव ऑडिट और फिर रिपोर्टिंग। तो ये तीन चीज़ों पर क्या क्या फर्क पड़ेगा। 3 स्टेज में ऑडिट खत्म होता है एक तरीके से, है ना, मोटी मोटी हेडिंग्स अपन बोलें तो, है ना, मेजर हेडिंग्स चाहिए। कंट्रोल्स चेक करिए, फिर एक्चुअल में कंट्रोल्स का जो रिजल्ट आया है उसके अकॉर्डिंग आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाइए और फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर के रिजल्ट के आधार पर आपको रिपोर्टिंग करनी होती है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंट्रोल्स की बात करते हैं अपन, ठीक है। सबसे पहले कंट्रोल्स की बात करते हैं। कंट्रोल्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा रिस्क से। भाई आईटी रिलेटेड रिस्क हो गई ये इतनी सारी, देखो ना अपन ने अभी पढ़ी। इनएक्यूरेट प्रोसेसिंग हो सकती है, डेटा लॉस्ट हो सकता है ना, अनऑथराइज्ड एक्सेस कर सकता है कोई, है ना, कोई हमारे प्रोग्राम्स को चेंज कर सकता है, ऐसी बहुत सारी रिस्क है। इनका क्या फ़र्क पड़ेगा, देखिए सबसे पहले बात करते हैं ऑन कंट्रोल्स, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूँ, नाउ यू कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। आपको डर लगेगा कंट्रोल्स पर भरोसा करने में, क्योंकि इतनी सारी रिस्क है ना यार। अभी कोई रिस्क ना होता तो कोई डरने की बात ही नहीं, जहाँ रिस्क होता वहाँ डर लगता है ना। तो हो सकता है कि आप रिलाई ना कर पाएँ ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर, क्योंकि इतनी सारी रिस्क है ना, ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स, ठीक है। दूसरा और क्या होगा भाई बताएंगे आप। और हो सकता है कि यू कैन नॉट रिलाई ऑन आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल जिन्हें अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, ऐसे कंट्रोल जो मैनुअल कंट्रोल है लेकिन डिपेंड करते हैं आईटी पर, है ना, ऐसे कंट्रोल जो होते हैं वो आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल कहलाते हैं। तो अपन आगे चल के पढ़ेंगे भी टाइप्स ऑफ कंट्रोल, जनरल आईटी कंट्रोल, है ना, एप्लीकेशन कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, ये सब पढ़ेंगे। तो अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, अभी बस इतना कह रहा हूँ कि आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल मतलब जहाँ कंट्रोल्स मैनुअल होते पर वो आईटी पर डिपेंड करते हैं ना। सपोज कोई इन्फॉर्मेशन सिस्टम से डेटा प्रोसेस होकर आया है, उस डेटा जो प्रोसेस होकर आया उसके आधार पर आप कोई कंट्रोल लगा रहे हो, तो यार वो डेटा ही अगर गलत निकला तो फिर तो आप जो भी करने वाले वो आगे सब गलत ही होने वाला है, ऐसा समझ लीजिए आप, है ना। तो भले ही आप मैनुअली काम करने वाले हैं, मैनुअली उस डेटा को यूज़ करने वाले, पर आया तो आईटी सिस्टम से ही, है ना। तो इस टाइप की कुछ बातें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अपन आगे चल के डिस्कस करेंगे, है ना। सो कंट्रोल्स पर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। यू कैन नॉट रिलाई ऑन ऑटोमेटेड कंट्रोल्स। कब, जब इतनी सारी रिस्क होंगी तो रिलाई करने में डरेंगे या हम, है ना, कंट्रोल्स पर भरोसा आसानी से तो नहीं कर पाएंगे, है ना। फिर चाहे आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल हो उस पर भी हम रिलाई नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिलाकर कोई भी कंट्रोल हो हम रिलाई नहीं कर पाएंगे अगर इतनी सारी रिस्क होंगी तो हम फिर चेकिंग करेंगे, है ना। ओके, इसके अलावा और क्या होगा भाई बताइए, और क्या होगा। सिस्टम डेटा and report, system data and reports should be tested substantially, ठीक है, for रुको इसको थोड़ा सा अपन चेंज करते हैं, टेस्टेड सब्सटेंशियली, ठीक है, फॉर इट्स कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो अब आपको सिस्टम का जो डेटा और रिपोर्ट्स है वो आपको और अच्छे से चेक करनी पड़ेगी, मोर सब्सटेंशियली आपको चेकिंग करना पड़ेगा, ठीक बात है। क्या चेक करना पड़ेगा कि वो कंप्लीट है कि नहीं है, कुछ अधूरा, कुछ छूट तो नहीं गया है, कुछ रह तो नहीं गया है,
कुछ इनकम्प्लीट तो नहीं है, और एक्यूरेसी के साथ वो रिपोर्ट बनी है नहीं बनी, वो डेटा एक्यूरेट है कि नहीं है ना। तो 3 बातें हो गई भाई। आईटी रिलेटेड रिस्क की वजह से, मतलब ये रिस्क ना होती तो कोई टेंशन ना होता, पर सिंस ये रिस्क है तो हो सकता है हम आज ऑटोमेटेड कंट्रोल पर रिलाय ना कर पाएँ, हो सकता है हम आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल पर रिलाय ना कर पाएँ, हो सकता है कि हमें सिस्टम का डेटा और जो रिपोर्ट्स हैं उनको हमें और ज़्यादा चेकिंग करना पड़े, कहीं वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, ठीक है, कहीं वो इनएक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है। ये सब आपको प्रॉपर्ली एग्जाम में लिखना पड़ेगा, इसलिए बहुत आराम से सुनिए, आराम से एक एक बात को दिमाग में रखना है हमको, है ना। फिर यू नीड टू ऑब्टेन मोर ऑडिट एविडेंस, है ना। सो वी नीड टू ऑब्टेन, यहाँ ऑडिटर लिख देता हूँ, ठीक है। ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन मोर ऑडिट एविडेंस, ठीक है। सो अगर इतनी सारी रिस्क होंगी तो ऑडिटर को अब ज़्यादा एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। अपन समझते हैं ना यार, ज़्यादा रिस्क होगा, ज़्यादा टेंशन होगा, तो ज़्यादा चेकिंग करेंगे, ज़्यादा चेकिंग करेंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा ऑडिट एविडेंस भी ऑब्टेन करेंगे, है ना, ताकि हम कंक्लूजन अच्छे निकाल सकें, है ना, एक्यूरेट कंक्लूजन्स निकाल सकें। तो देखो 4 चीज़ें देखी अपन ने। आप क्या नहीं कर सकते हैं, आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, आप ऑटोमेटेड कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं कर पाएंगे, आप आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल्स पर रिलाय नहीं कर पाएंगे। फिर आपका जो सिस्टम का डेटा और रिपोर्ट्स हैं, जो सिस्टम का डेटा और रिपोर्ट्स हैं, उन्हें अब आप सब्सटेंशियली चेक करेंगे, कहीं वो इनकम्प्लीट तो नहीं है, कहीं वो इनएक्यूरेट तो नहीं है, ठीक है। और ये सब आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको डर लग रहा है कि इतनी सारी रिस्क है, कुछ झोल हुआ तो क्या होगा, है ना, कुछ गड़बड़ हुआ तो क्या होगा। फिर आपको और ज़्यादा ऑडिट एविडेंस कलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है, ओके। सो कंट्रोल्स की चेकिंग पर ये फर्क पड़ा है ना। कंट्रोल्स ऑडिटर पहले चेक करता है, मेन ऑडिट मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट चेकिंग करने से पहले कंट्रोल चेक करता है, तो कंट्रोल की चेकिंग पर ये सब इफेक्ट पड़ेंगे, है ना, ओके। फिर बात करते हैं सब्सटेंटिव ऑडिट की, मतलब अभी आपने कंट्रोल चेक कर लिए, उसके रिजल्ट के आधार पे आप एक्चुअली ऑडिट करने जाते हैं, एक्चुअली बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करते हैं, तो उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना, ओके। तो देखिए क्या फ़र्क पड़ेगा, आइए। ऑडिट में आप एकदम मन से नहीं लिख सकते हो, है ना, थोड़ा सा तो आपको प्रॉपर ज्ञान होना ही चाहिए, और फिर देखो आप मन से लिखोगे तो आईसीआई कंसिडर नहीं करता है ना, ओके। तो अब अपन आगे लिखेंगे, यू कैन नॉट रिलाय, मैं केवल कीवर्ड्स लिख रहा हूँ, यू कैन नॉट रिलाय ऑन डेटा। आप डेटा चेक करने गए हो, आप डेटा पर रिलाय ही नहीं कर पाओगे, है ना। ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिस्टम, ठीक है। तो अब आपको बताया कि रिस्क क्या थी कि यार डेटा को कोई अनऑथराइज तरीके से चेंज कर सकता है, कोई प्रोग्राम को भी चेंज कर सकता है, तो इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसका इफेक्ट ये पड़ेगा कि नाउ यू विल नॉट बी एबल टू रिलाय ऑन डेटा प्रोड्यूस्ड बाय सिस्टम, है ना, ओके। सो नाउ ऑडिटर विल नॉट बी एबल टू रिलाय ऑन डेटा ऑब्टेन फ्रॉम सिस्टम, उसको चेकिंग करना पड़ेगा कि कहीं सिस्टम में कोई झोल हुआ तो नहीं। अच्छा, अगर ऐसा होता कि कोई रिस्क ही ना होता, कोई रिस्क ही ना होता तो कोई टेंशन ही नहीं है यार, फिर तो इतना चेकिंग करने का जरूरत भी नहीं है ना, ओके। और आगे चलते हैं अपन। फिर ये वाला तो यहाँ पर पॉइंट रेलिवेंट ही नहीं है ना, तो मैं डैश लगा रहा हूँ। फिर अपन आ जाते हैं थर्ड वाली पर, तो थर्ड वाला एज इट इज़ कॉपी करना है। अरे वाह सर, मज़ा आ गया सर, ये तो सीधा सीधा कॉपी करना है यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ कॉपी कर देता हूँ, ठीक है, ये आ गया आपका, इसको थोड़ा सा मैं हटा देता हूँ। ये पॉइंट इन्होंने दोनों जगह लिखा है, और सर ऐसा क्यों करा इन्होंने, तो भाई कंट्रोल्स मतलब रिस्क होंगी, तो कंट्रोल चेक करते समय भी कंट्रोल के लिए जो डेटा हमें लगेगा या जो रिपोर्ट्स हमें दिखेंगी उन पर हम रिलाई नहीं कर पाएंगे, और जब हम एक्चुअली डेटा चेक करने गए तब भी यही प्रॉब्लम होगा। अब सेंस रिस्क है तो हम ना डेटा पर रिलाई कर पाएंगे ना रिपोर्ट पर रिलाई कर पाएंगे, हो सकता है उसमें कुछ इनएक्यूरेट हो। तो ये दोनों पॉइंट सेम है ना। सिस्टम डेटा एंड रिपोर्ट शुड बी टेस्टेड सब्सटेंशियली फॉर इट्स कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी, ठीक है। तो डेटा तो हमें दोनों जगह ही चेक करना पड़ जाता है, देखा जाए तो, है ना। कंट्रोल्स के रिगार्डिंग भी हमें कई बार डेटा चेक करना पड़ जाता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ जाते हैं, ठीक बात है। और या ऐसा समझ लो आपकी, जब कंट्रोल्स को कोई भी ओवरराइड कर सकता है तो ये रिस्क है, ये रिस्क है। तो इसका मतलब ये है कि फिर हम कंट्रोल चेक करते समय ये ध्यान रखेंगे कि यार हमको देखो आगे चल के डेटा तो ज़्यादा चेक करना ही पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल्स को तो कोई भी ओवरराइड कर सकता है आईटी रिलेटेड और एनवायरनमेंट में, है ना, ओके। सो ये तो पॉइंट सेम टू सेम है, और आपका लास्ट पॉइंट भी सेम टू सेम है। नाउ ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन मोर ऑडिट एविडेंस, क्यों, क्योंकि इतनी सारी रिस्क है, ठीक बात है। तो देखो मेनली आपको याद केवल क्या करना है, कंट्रोल चेक करते समय तुम्हारे दिमाग में तुमको ये डालना है कि अब आप ऑटोमेटेड कंट्रोल पर ज़्यादा रिलाय नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी रिस्क है, आप आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल पर भी रिलाय नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर आपको सिस्टम से जो डेटा और रिपोर्ट जनरेट हुई हैं
उनको आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इनकम्प्लीट या इनएक्यूरेट तो नहीं है, फिर आपको ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। तो ये तो जनरल जवाब हो गया ना यार, जब भी रिस्क होगा, जब भी कहीं पर रिस्क होगा तो अपना ऑडिट में यही जवाब होता है कि यार अब हमको ज़्यादा चेकिंग करना है, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने हैं, हर चीज़ पर रिलाई नहीं करना है ना, यही जवाब अंदर से आता है ना। थोड़ा सा इसको लैंग्वेज प्रॉपर करके यहाँ पर डालना है ना, यही यहाँ पर आया। जब सब्सटेंट ऑडिट करने जाएंगे, जब डेटा चेक करने जाएंगे तो क्या दिमाग में रखना है, यार इतनी सारी रिस्क हैं, डेटा पर ऐसे ही भरोसा नहीं करेंगे, हम ऐसे ही रिलाई नहीं करेंगे, है ना। सो यू कैन नॉट रिलाई ऑन डेटा प्रोसेस्ड फ्रॉम सिस्टम। फिर जो डेटा और रिपोर्ट्स होंगी उनको हमें ज़्यादा चेकिंग करना पड़ेगा, ये तो हमने वहाँ भी पढ़ा है, ज़्यादा ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने पड़ेंगे। अरे इतनी सारी रिस्क हैं यार, ये सब करना पड़ेगा ना, ठीक है। ओके, फाइनली हम आ जाते हैं ऑन रिपोर्टिंग। ऑन रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा, बताइए बताइए, रिपोर्टिंग पर क्या फ़र्क पड़ेगा। नाउ यू नीड टू कम्युनिकेट टू TCWG, मतलब ऑडिटर नीड टू कम्युनिकेट, या मे नीड टू लिख सकते हो आप, है ना, कम्युनिकेट TCWG दोज चार्ज विद गवर्नेंस, जैसे कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ऑडिट कमेटी है। तो देखो आपने ऐसे 265 है, 265 वो अपने सिलेबस में नहीं है, पर वहाँ पर ऐसा बताया है कि अगर आपको कंट्रोल्स में डेफिशिएंसी नज़र आती हैं, अगर आपको कंट्रोल्स में डेफिशिएंसीज नज़र आती हैं तो वो आपको बतानी होती है दोज चार्ज विद गवर्नेंस को, मतलब जो इंपॉर्टेंट पीपल हैं, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है, उसको बताना पड़ता है। या फिर 260 है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस, ऐसे 260 है कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। उसमें ऐसा बताया है कि ऑडिटर को जो भी सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती हैं, जो भी इंपॉर्टेंट मैटर्स मिलते हैं, वो सब कम्युनिकेट करने होते हैं TCWG को। तो सिंस आप IT रिलेटेड एनवायरनमेंट में हो, आपको वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क नज़र आएंगी, कंट्रोल्स में कमियाँ नज़र आएंगी, है ना, बहुत सारे डाउट्स होंगे, तो हो सकता है कि आपको TCWG को कम्युनिकेट करना पड़े कि यार इतनी इतनी सारी रिस्क हैं, ये प्रॉब्लम्स है ना। ओके, फिर एक लास्ट पॉइंट, ऑडिटर मे हैव टू मॉडिफाई दी ऑडिट रिपोर्ट। हो सकता है कि ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई करनी पड़ जाए। क्यों? क्योंकि हो सकता है IT रिलेटेड रिस्क मिले और उसको मिटिगेट ही ना कर पाए, मतलब ऑडिटर उसको कितना भी कोशिश करने के बाद, कितना भी एफर्ट लगाने के बाद उसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसको उतना प्रॉपर चेक नहीं कर पा रहे, उसको लास्ट तक यही लग रहा है कि यार अभी भी जो रिस्क हैं उनको ओवरकम करने के लिए, उनको चेक करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, या मुझे प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, ऐसा कुछ होगा तो हो सकता है उसे रिपोर्ट भी मॉडिफाई करनी पड़ जाए। ये सब कब होगा? जब रिस्क होंगी। अगर रिस्क नहीं होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिस्क होंगी तो हम चेकिंग ज़्यादा करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे कि यार सब कुछ क्लियरली पता चल जाए, फिर भी नहीं पता चलेगा तो हो सकता है मुझे रिपोर्ट को मॉडिफाई करना पड़े, है ना। सो ये है इम्पैक्ट ऑफ IT रिलेटेड रिस्क ऑन ऑडिट। ठीक है, कहाँ कहाँ फर्क पड़ता है? कंट्रोल्स की चेकिंग पर फर्क पड़ता है, कंट्रोल्स पर फर्क पड़ता है, सब्सटेंटिव ऑडिट पर मतलब एक्चुअल चेकिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट पर फर्क पड़ता है, और फिर फाइनली रिपोर्टिंग, है ना। सो कंट्रोल्स को चेक करना मतलब कंप्लायंस प्रोसीजर, फिर सब्सटेंटिव प्रोसीजर, फिर रिपोर्टिंग, है ना, ये सीक्वेंस है। ठीक है, तो बहुत आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बस आप इसको प्रॉपर लिख लेना और समरी नोट्स अगर आप बनाते चलेंगे साथ साथ तो बहुत अच्छा हो जाएगा। वैसे इस चैप्टर के फिनिश होने के बाद मैं एक बहुत छोटा सा समरी लेक्चर बनाऊंगा, रिवीजन लेक्चर बनाऊंगा, जिससे आप हो सकता है कि लगभग 30 मिनट में पूरा चैप्टर ही रिवाइज कर लें। ये तो क्या है कि एकदम जो पहली बार पढ़ते हैं उनके हिसाब से कि यार अपन आराम से कई बात को लिखें और समझें, है ना, और ताकि याद भी रख पाएँ। ओके, चलिए इसे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन अपनी 6th हेडिंग से स्टार्ट करेंगे। आज अपन ने ये 5 बातें पढ़ी: मीनिंग एंड नेचर ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फंक्शंस एंड एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय IT सिस्टम्स इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, फिर रिस्क क्या है, फिर उन रिस्क से क्या इफेक्ट पड़ा है, ऑडिट पर क्या पड़ता है ना इफेक्ट। ओके, चलिए इसे यहाँ पर फिनिश करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय।